नमस्कार दोस्तों। ये मल्टी फंक्शनल स्विच है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। ये टॉप मॉडल क्रेटा SX में जो आता है वो वाला है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रियर वाइपर वाला स्विच भी है और साथ में फॉग लैंप वाला ये स्विच भी है, साथ में ऑटो लाइट का ऑप्शन है। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला, मेरी गाड़ी EX है ये, और इसमें रियर वाइपर का भी कुछ नहीं है, रियर जैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ फ्रंट वाइपर के चलने के लिए एक मोड है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। क्यों चेंज कर रहा हूँ? कोई वैलिड रीज़न तो है नहीं, बस चेंज करना है। और दूसरा मेरा आगे का प्लान है कि रियर वाइपर में इंस्टॉल करवाऊँगा, उसके लिए पीछे रियर मिरर है, जो बैक मिरर है, उसको भी चेंज कराना होगा, उसको मैं बाद में कराऊँगा, पहले ये चीज़ कराऊँ। इसका पार्ट नंबर आपको बता देता हूँ। ये इसका पार्ट नंबर है 93405 BV650, 4506 का है। तो चाहे तो आप हुंडई के किसी भी ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाके इसको बुक करा सकते हैं और कुछ दिनों में आ जाएगा। ये जनरली रखते हैं वो अपने पास, पर आप इसे मंगा सकते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए कोशिश करूँगा आपको दिखा पाऊँ जितना हो सके अच्छी तरह। कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैं बस अपने शौक के लिए चीज़ें करता हूँ कभी कभी। सो बताता हूँ कहाँ से ये शुरू होगा। स्टीयरिंग के नीचे एक ये है स्क्रू, उसके बाद एक ये स्टार शेप्ड स्क्रू है और एक दूसरी तरफ भी स्टार शेप्ड स्क्रू है इसके ऑपोजिट साइड में। इन 3 स्क्रूज़ को खोलेंगे हम। ये जब खुल जाएंगे और स्टीयरिंग को बाहर निकालने का टाइम आ जाएगा, पर किसी भी प्लग को या किसी भी सॉकेट को हटाने से पहले हम पहले नेगेटिव टर्मिनल को हटाएंगे। तो वो काम हमें करना होगा, उसको करेंगे, क्योंकि एक्सीडेंटल स्विच एयर बैग खुलने का भी कभी कभी खतरा रहता है। सो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इसलिए फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी वी विल अनप्लग द नेगेटिव टर्मिनल फ्रॉम द बैटरी। आगे का बताता हूँ उसको। तो मैंने ये स्क्रूज़ निकाल लिए हैं, ये जो दिखाए थे आपको 2 स्क्रूज़ ये हो गए, ये वाले, और एक हो गया नीचे की तरफ से। ये नीचे वाला तो नॉर्मल इसके स्क्रू ड्राइवर से ही आ जाएगा, फ्लैट हेड वाले से, ठीक है। और इन दोनों को निकालने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये पूरा टूल बॉक्स है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ही सस्ता सा है और अपने आप DIY प्रोजेक्ट्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा बॉक्स आता है एक्चुअली, ये बॉक्स है और इसमें ये सारे के सारे अटैचमेंट्स हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों स्क्रूज़ को निकालने के बाद ये बहुत ही ईजीली अपने आप निकल गया। ये एयर बैग वाला मॉड्यूल है, जिसको हॉर्न कम एयर बैग मॉड्यूल होता है पूरा, ये है। इसको निकालने के लिए हमें पहले ये वाला सॉकेट हटाएंगे एंड देन उसके बाद ये, मैं नेगेटिव टर्मिनल ऑलरेडी हटा ही चुका हूँ गाड़ी का, तो इसलिए रिस्क वाली चीज़ें नहीं है। अच्छा, ये जो मेन बीच वाला ये है, इसको हटाने के लिए जो पीछे आपके टायर चेंज करने वाली जो किट दी जाती है, उसके साथ में एक स्पैनर दिया जाता है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, इसको हटा पाएंगे ईज़िली। और इनके लिए तो वही वाला यूज़ होगा जो हमने अभी यूज़ किया है। तो ये तो इनसे हट जाएंगे। बहुत ही ईजीली हट पाएंगे, ये आपके सामने वैसे ही हटा के देख रहा हूँ। बहुत ही लूजली लगाए जाते हैं, तो इतना कोई ख़ास दिक्कत आने वाली है नहीं। तो ये निकाल देने के बाद ये वाला ये निकालना है सॉकेट बहुत इजीली, ठीक है। एंड देन इसके बाद में इसको नीचे से इसको थोड़ा सा पुश करेंगे ऊपर की तरफ और इसको बाहर की तरफ पिकल आउट करना है। मैं दिखाता हूँ। इस वाले नीचे वाले पोर्शन को थोड़ा सा दबाना होगा आपको, दबाइएगा एक बार एंड देन इसके बाद ये निकल गया, ठीक है। अब यूज़ करेंगे आप इसका, देखने में डरावना सा लगता है लेकिन इजीली हो जाएगा। इसको आप लगाएंगे इधर
और इस वाले 8 नंबर वाले बोल्ट को आप खोल देंगे। और इसको भी, स्टीयरिंग कॉलम को भी खोलने से पहले एयरबैग को उल्टा करके देखिए। ये तो ये आप इसका हिंज जो दिख रहा है आपको इधर, ये वाला वाइट हिंज को हटाएंगे एंड देन इसके बाद ये पीले वाला जो येलो कलर का ये है सॉकेट, इसको हटाएंगे। हटाने से पहले इसको ज़रूर हटाइएगा ध्यान से, और निकालना आसान है, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, इंटरलॉकिंग मैकेनिज़्म है ये। तो आप इस वाले पोर्शन को, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, हाँ, इसको थोड़ा पीछे की तरफ खींचेंगे और इसको ऊपर, हो जाएगा काम। 2 लोग साथ में लगे ज़्यादा अच्छा है अगर पहली बार कर रहे हैं। और इसको खोलने के लिए आपको इनको, ये जो ऑरेंज वाला दिख रहे हैं, इनको ऊपर की तरफ पुश करना होगा, या जिस भी डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेंगे, इस तरफ से और इस तरफ से एक साथ, तो ये, और फिर आराम से आप विगल आउट कर सकते हैं, हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो इसको लगा लिया। लगाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, भाई साहब बहुत ज़ोर लगेगा, पहले ही बता देता हूँ, और लगेगा ऐसा कि आप सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार जब ये खुलेगा तो इजीली इसको खोल पाएंगे आप। खोल के दिखाता हूँ कैसा होगा। अच्छा, उससे पहले आपको ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये, इसको आपको बीच में स्क्रू ड्राइवर हल्का सा लगा के, मैंने बताया था आपको टेप लगाना होगा, तो टेप ना लगाया इसलिए थोड़ा सा स्क्रैच हो गया। स्क्रैच नहीं, ये दब गया है प्लास्टिक। थोड़ा सा बीच में डालिए, विगल करिए इस तरफ से, और दूसरी तरफ से आराम से निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा। और नीचे वाले के लिए आप स्टीयरिंग का जो ये एडजस्टर है, इसको आप लूज़ कर दीजिए, लूज़ करके इसको नीचे की तरफ करिए, बहुत ईजिली हो जाएगा। ये निकालने के बाद ऐसा लगेगा, ये है, इसमें थ्रेड लॉक्स लगाया गया है। थ्रेड लॉक होता है, एक पेस्ट होता है जो कि थ्रेड्स के बीच में लगाया जाता है जिससे कि ये फिक्स हो जाए। तो ये लगाया गया था, इसलिए खोलने में बहुत ज़्यादा ताकत लगी, बट ठीक है। अब इसके बाद आप इसको, स्टीयरिंग को कोशिश करिएगा सीधा ही निकालें, मार्किंग ऑलरेडी हो ही रखी है, तो आप कहीं गड़बड़ करेंगे भी नहीं। देख पा रहे होंगे, ये लाल मार्क है एंड देन नीला है, दोनों को सामने लगाना है। स्टीयरिंग निकल जाने के बाद ऐसा लगेगा, यकीन मानिएगा बहुत जज्बा और ज़िद चाहिए होगी तब जाके आप ये कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपको डर लगेगा। कोशिश करेंगे कि फिर 1000-2000 रुपये देके बाहर से करा भी सकते हैं, इजीली काम है, रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, बट वही है कि मुझे थोड़ा शौक है और इसलिए कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब इन दोनों स्क्रूज़ को खोलना है अपने को। दोनों स्क्रूज़ को खोलने के बाद ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, और अब इसको निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसको, इन सब को निकालने के बाद यहाँ पे ये हिंजेस हैं, मैं दिखा देता हूँ। एक हिंज ये है, ये, इसको आपको थोड़ा पीछे की तरफ पुश करके नीचे से निकालना होगा। एक हिंज ये है, ये, और एक आगे है, ये। इनको थोड़ा सा, तीनों को निकालेंगे तो ये पूरा बॉडी बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ गई आपके। बाहर आ जाने के बाद ये बीच वाला जो स्क्रू आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये, इसको खोलेंगे, पूरी बॉडी आपकी ये बाहर आ जाएगी। करते हैं ये वाला और ये नीचे वाला, इन दोनों से ये बंधी हुई है। मैं इसको निकालना नहीं चाह रहा हूँ इस बॉडी को, इससे मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा है, इसलिए मैं बेकार में इसे छेड़ा-छाड़ी नहीं करना चाह रहा। हालांकि काफ़ी तो कर चुके हैं। ये दोनों स्क्रू निकल जाने के बाद ये ऐसे दिखते हैं। सब चीज़ों को संभाल के साइड में रख दीजिए आप, एंड देन इसको निकालने की कोशिश करते हैं, और इसको भी थोड़ा विगल करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे करेंगे तो ये निकल जाएगा। ये देखिए, और ये आ गया बाहर। बाहर आ जाने के बाद ये जो कनेक्टर है इसको हम हटा देंगे, ठीक है। सब चीज़ें बहुत ही स्नग फिट है, आराम से लगेंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस वीडियो को टोटली फॉलो करिएगा। अंतर कुछ भी नहीं है। ये निकालने के बाद ऐसा है, पीछे से इतने कनेक्टर्स हैं, सारे ब्रास कलर्ड के कनेक्टर्स हैं। इसमें कितने हैं बता देता हूँ,
सदर्न साइड में 6 कनेक्टर्स हैं, सदर्न यानी कि नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ कनेक्टर्स हैं इसमें 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं जो हमने मंगाया है उससे। क्योंकि कनेक्शन बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये रहा। नीचे की तरफ सदर्न साइड में 3 और 3 6 कनेक्टर्स हैं, और ऊपर 3 और 3 6 2 8 8 कनेक्टर्स हैं। बहुत इजीली लगेगा, सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है सिवाय इंटरनल फंक्शनिंग के। इंटरनल फंक्शनिंग में भी सिर्फ एक चिप होगी। हुंडई, किया, ये सब तामझाम है पूरा। अब लगाते हैं। उन दोनों स्क्रूज़ को लगाने के बाद इसको बहुत इजीली लगाया और बहुत ही आराम से फिट हो जाता है ये। ठीक है, ये लगाने के बाद एयर बैग मॉड्यूल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको ज़रा फिट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एयर बैग मॉड्यूल को भी लगा दें। और गाड़ी को खोलते रहना चाहिए, हालांकि विद प्रिकॉशन। देखें, एयर बैग मॉड्यूल के अंदर मैंने अभी भी देखा ये रस्टिंग हो रही है। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ऑरेंजिश या येलोइश कुछ दिख रहा हो, ये रस्ट है। ये 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 सब रस्ट है। तो हुंडई या फिर मास मार्केट में चलने वाली कंपनीज़ के साथ ये बीमारी तो है ही, रस्टिंग का इशू बहुत रहता है। सोचिए, एयर बैग के अंदर ही रस्टिंग लग रही है। खैर, क्या किया जा सकता है। इसको लगा देने के बाद बिल्कुल सेम मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही आपको स्टीयरिंग को दोबारा से लगाना है, बहुत प्यार से, कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। वो कर दिया। देन उसके बाद में स्टीयरिंग और इस कवर के बीच में ये जगह रहती है, यहाँ से आप एयरबैग मॉड्यूल का ये कनेक्टर निकाल देंगे। ठीक है, और जैसे लगाया था वैसे ही लगाएंगे। और ये चीज़ दिखाना भूल गया, जब निकालने के बाद ये जो रबर का सिलिकन कवर वाला ये 2 नॉब देखे होंगे आपने, ये एक्चुअली आपके हॉर्न कवर्स, हॉर्न पॉइंट्स यही दबते हैं। जब आप ऊपर से एयर बैग मॉड्यूल को दबाते हैं तो इन पर प्रेशर पड़ता है और इसी से हॉर्न बजता है। अभी बज इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मैंने नेगेटिव टर्मिनल हटा रखा है, कनेक्शन सर्किट ब्रेक कर रखा है, दैट्स वाई। अच्छा, जब सब कुछ लग जाए, ये आपने सेंट्रल स्टीयरिंग को लगा दिया, ये बीच वाला स्टीयरिंग का बड़ा वाला बोल्ट ये लगा दिया, ये 2 नट हैं, इनको थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। एक्चुअली क्या है कि ये मूवमेंट होता है, किस चीज़ के लिए मूवमेंट होता है, यही आपका हॉर्न बनाता है। देख पा रहे होंगे थोड़ा बहुत पुश हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये ज़्यादा पुश हो रहा है क्यों, क्योंकि मैंने ये थोड़ा कम लूज़ किया है, मतलब कम टाइट किया है, और ये ज़्यादा टाइट कर दिया है। एक्चुअली क्या है, अब इससे होगा ये, हालांकि इसको मैं सही कर देता हूँ, पर ये नई चीज़ पता चली मुझे कि जैसे ही हॉर्न जब आप लगाते हैं तो आप इस तरफ से अगर दबाएंगे, चूँकि वो ज़्यादा टाइट हो गया इस साइड वाला, तो हल्के से में पुश हो जाएगा और हॉर्न बच जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दबाना पड़ेगा। तो दोनों को बराबर कर देते ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। एक्चुअली इसको पूरा ही टाइट करिएगा, क्योंकि मैं नीचे वाला देख रहा हूँ तो ये भी पूरा इन द सेंस, मतलब थोड़ा बहुत है प्ले, ज़्यादा प्ले नहीं है। ये ऐसी चीज़ होती हैं जो आप करते दौरान सीखते हैं, ये आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, पर अब एवरीथिंग सीम्स टू बी ऑल राइट। अच्छा, ये वाला कनेक्टर यहाँ लगा दिया है जो लगाना था हमें। ठीक है, बस हो गया सब कुछ। अब एयर बैग मॉड्यूल को लगाएंगे हम। एयर बैग मॉड्यूल को लगाने से पहले आप इसको उल्टा करेंगे, जहाँ पे ये कनेक्टर था वहाँ पे कनेक्टर में वायर को फंसाएंगे, इस वाली वायर की बात कर रहा हूँ, ये जो ये, और फिर इसके बाद इस कनेक्टर में लगा देंगे। इस हिंज में लगाने के बाद इस कनेक्टर को आप आराम से लगा पाएंगे। कोशिश करता हूँ इसको एक जगह फिक्स करूँ। हाँ, अब देखिए, लगा दिया। लगाने के बाद इसको लगाएंगे आप। एक हाथ से काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। अंदर की तरफ पुश करेंगे, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। और सब कुछ होने के बाद
ये नीचे वाला कवर पहले टाइट करिएगा स्टीयरिंग को लगाने से पहले, बाद में ऊपर, और यहाँ पर इन स्क्रूज़ को लगाना मत भूलिएगा। और अब ये लगाते हैं। हालांकि मैंने ये कनेक्टर पहले लगा दिया है, इसको थोड़ा बाद में लगाएंगे क्योंकि अभी ज़ोर ज़बरदस्ती होगी और उसमें इसको नुकसान पहुंच सकता है। एंड देन इसको लगाइए आप और अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना शुरू करिए। अब थोड़ा जोर लगाना होगा। अभी कनेक्टर लगा दीजिए। और ये बता ही चुका हूँ लगाने का तरीका। ये लग गया। 2 स्क्रू हैं ये, एक स्क्रू ये नीचे की तरफ लगेगा, ये वाला स्टार शेप्ड, और बाकी 2 साइड में लगेंगे जो हमने शुरुआत में निकाले थे। हो गया काम आपका। लगा के फिर बताता हूँ। ये सब लगा देने के बाद अब हम लोग करेंगे बैटरी टर्मिनल को कनेक्ट, नेगेटिव टर्मिनल को। बैटरी टर्मिनल को मैंने सेफली साइड में लगा दिया था जहाँ की कहीं भी ये प्लास्टिक पार्ट से ना कनेक्ट हो। अब इसको लगाते हैं इधर। ये लगा दिया। लगाने के बाद ये 10 नंबर का और ये टॉर्क रिंच है। पहले थोड़ा हाथ से टाइट कर लेते हैं इसे। कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है यानी अर्थिंग है, तो अर्थ तो आप ऑलरेडी होते ही हैं। हाथ से नहीं होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। ये टॉर्क रेंच बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, उल्टा चल रहा है क्या? भूल गया लगता है उल्टा कौन सीधा कौन सा है। बहुत देर सरदर्दी करने के बाद यही होता है। ऐसे आप कनेक्ट कर देंगे। ढंग से अच्छी तरह कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद बंद करिए और चेक करते हैं। की लगाई हमने और अब हम सब कुछ चेक हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रही है। ये जनरल जेनेरिक चीज़ें हैं। लाइट जला के देखते हैं। लाइट का सिंबल बन गया है। अच्छा, ये ऑटो में भी आ जाता है। गुड। तो यहाँ पे 3 है। जैसे ही हम ऑटो में डालते हैं तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है और ये फॉग लैंप और लाइट दोनों का जला देता है। ये लाइट का सिंबल है और वो फॉग लैंप का सिंबल है। ये उल्टा बोल रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। और जब इसको आप इस DRL मोड में डालते हैं तब ये DRL चलती है और वो लाइट बंद हो गई है। और जब आप दोबारा आगे करते हैं इसे तो ये दोनों जलेंगे। और वाइपर को भी चेक कर लेते हैं एक बार। वाइपर ओके, हाई लो, गुड। ये रियर वाइपर के लिए ऑटोमेटिकली आ गया जबकि रियर वाइपर लगा भी नहीं है यहाँ पे।
और ये स्पीड भी काम कर रही है। और इंटरमीडिएट में ये आप स्पीड कम ज़्यादा भी कर पा रहे हैं। गुड। और ये ऑफ कर दिया हमने। और ये रियर वाइपर के लिए जब लगवाएंगे तब काम करेगा। गुड। लाइट भी दिखा देता हूँ बाहर से। ये हेडलाइट भी जल रही है और फॉग लैम्प भी जल रही है। हेडलाइट भी और फॉग लैम्प भी। हॉर्न भी दिखाया नहीं था मैंने आपको, चला के हॉर्न भी दिखा देता हूँ। परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ये रीसेट हो गया है क्योंकि मैंने टर्मिनल हटा दिया था, पर कोई बात नहीं। 29,051 चल चुकी है गाड़ी। चलिए एक नई चीज़ करी। ये फॉग लैम्प के लिए चलाया था, लेकिन एक्चुअली क्या है, इसका कनेक्शन इससे हुआ नहीं है। ये कनेक्ट डायरेक्ट डीआरएल से कर दी थी बाहर जब लगवाई थी मैंने, क्योंकि इस गाड़ी में फॉग लैम्प आती नहीं थी। उसका कनेक्शन भी मैं करूँगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।